नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे वो केमिकल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। इंडो अमाइंस लिमिटेड है। जो यदि हम कंपनी की बिजनेस मॉडल की तरफ चलें तो इनके पास कहते हैं कि फाइंस केमिकल है, स्पेशलिटीज केमिकल है, परफॉर्मेंस केमिकल की बात कहती है। तो अर्थात ये स्पेशल केमिकल्स और कह सकते हैं स्पेशलिटीज केमिकल से डील करती देखी गई, जहाँ पे जिस जिस केमिकल्स का यूटिलाइजेशन की बात किया जाए तो फार्मास्यूटिकल्स हों, एग्रोकेमिकल्स हों, फर्टिलाइजर्स हों, केमिकल इस पेट्रोकेमिकल्स हों, कहते हैं रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर के हो या पेस्टिसाइड्स को लेकर के हो, परफ्यूम्स जो कि केमिकल्स होता है उसको डाई एंड इंटरमीडिएट्स तौर पे और मेनी मोर जिसका यूज किया जाता है और एप्लीकेशंस को की प्रोडक्टिविटीज रेंज की बात कहती है। यदि इनोवेशंस की बात करें, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग की बात कहते हैं, R&D से लेबोरेटरीज की बात कहती है, मार्केट में सस्टेनिटी रहने की बात कहती है। और कंपनी को लेकर के यदि कोर टेक्नोलॉजी को देखा जाए, जहाँ पे कंपनी ने कहा कि हाइड्रोजेनरिक्स हो, एल्कोहलिक एसिड्स हो, इसके अलावा क्वांटाइजेशन हो, एमिडेशंस हो, एमाइंस के तौर पे अलग अलग जो प्रोडक्टिविटी जो उसमें कंपनी डील करती देखी गई है। तो क्यों नहीं इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा केवल और केवल इस बिजनेस के मॉडल के बेसिस पे क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कहाँ रहा है, उसमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लेवल पे मार्केट में इनको लेकर के जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है, प्रॉफिट के नंबर क्या कहती है, सेल्स का आधार कैसा रहा है, सेल्स का परसेंटेज वाइज ग्रोथ कैसा रहा है या फिर डिक्लाइनिंग रेशियो तो नहीं रहा। देखिए, इंडो अमाइंस के बारे में यदि चर्चा करेंगे तो केवल इतना ही नहीं, कुछ कंपनी को और जिक्र करने की कोशिश करूंगा, जिसमें कि एक्सेल इंडस्ट्रीज हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, SRF लिमिटेड जैसी कंपनी को भी हमने शामिल किया है कि केवल और केवल इसी स्टॉक की परफॉर्मेंस नहीं, हम इस कंपनी के स्टॉक परफॉर्मेंस को भी जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मार्केट की जब हम ट्रेंड को जानने की कोशिश करते हैं तो केवल केवल किसी पर्टिकुलर की नहीं, पूरे ओवरऑल मार्केट की ट्रेंड को देखना पड़ेगा कि सेक्टर का ट्रेंड कैसा है, मार्केट का ट्रेंड कैसा है, उसकी रफ्तार के आगे इस कंपनी का रफ्तार कैसा रहा है उसको भी जानना जरूरी है। इसीलिए चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल स्ट्रेटजी से, जहां बुक वैल्यू के मुताबिक करीब जो मार्केट है 347% की हलचल क्रिएट कर चुका है। तो वहीं पे इंट्रेंसिक वैल्यू से मार्केट बहुत ज़्यादा रनवे पे नहीं उड़ी है। 107 रुपये के स्टॉक प्राइस 144 के आसपास ट्रेडिंग करती हुई देखी गई है। यहाँ पे यदि हायर और लोअर की तरफ देखा जाए तो ये कह सकते हैं सीधे सीधे शब्दों में, जो मार्केट जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू के नियरली स्टार्ट आई थी बॉटम के आसपास, लेकिन मार्केट वैसे थोड़ा बहुत उछल कूद के पहुंचने की कोशिश करती देखी गई है। यदि इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक देखेंगे तो यहाँ पे ये कह सकते हैं करीब 19 मल्टीपल के हिसाब से है, कहाँ पे अर्निंग पर शेयर पे, जहाँ पे अर्निंग के मुताबिक बाकी कंपनियों में ओवर वेटेज है तो यहाँ अंडर वेटेज की बात कहती है। अर्थात यहाँ पे पूरा पूरा गैपिंग है, जहाँ पे मार्केट में इसको लेकर उछाल क्रिएट हो सकता है। यदि केवल और केवल इंडस्ट्रियल की पीई के मुताबिक हम देखते हैं तो ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ से मार्केट नियरली ना 100% करीब 80% के आसपास रनवे पे जाती है, शायद मार्केट यहाँ से 80% तो ऑब्वियसली पॉसिबल दिखती है। इसके अलावा यदि हम इनकी नेट इनकम मार्जिन को देखें तो केवल 5% की कमाई को सेव करती है। चाहे वो ऑडिशनिंग वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को देखें, डेट इक्विटी रेशियो, करंट रेशियो को नंबर देखें, या सेल्स वर्सेस डेटर्स रेशियो को देखें, तो कुछ चीज़ों तो सितंबर तक के डेटाबेस के मुताबिक सटीकता बैठाती है, अदरवाइज रिलेवेंट का काम कर जाती है। आरओ की आंकड़ा को देखें तो करीब 16% रिटर्न क्रिएट करते हैं, तो रमडी डिविडेंड पे आउट भी रही है। और कंपनी 1992 में बनी थी और इंडो अमांस लिमिटेड के नाम से, जो कि मैन्युफैक्चर एंड द सप्लायर एंड द फाइन एंड द स्पेशलिटी केमिकल से डील करने वाली कंपनी रही है, और उसको NSE BSE लिस्टिंग रहा है। पिछले एक महीने की ट्रेंडिंग को देखें तो मार्केट में एक लगातार गिरती हुई देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद मार्केट दोबारा स्थिरता की तरफ गया, निवेशकों का इंटरेस्ट दोबारा जागृत हुआ। अब जागृत होने के पीछे क्या वजह था, क्या मार्केट में जो है ओवरऑल मार्केट कैसा रहा, मार्केट में यहाँ पे इस स्टॉक को लेकर कैसा रहा। फिलहाल के लिए ट्रेंडिंग कहता है कि मार्केट में यहाँ पे बिकवाली का प्रेशर था, और इसको कह सकते हैं ये सपोर्ट लाइन के आसपास आई है, और सपोर्ट में कई सारे सपोर्ट लिए जाते हैं। उस कई बार 200 डे को देखा जाता है, कई बार 50 डे को देखा जाता है। ये अलग अलग अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, क्योंकि मैं कोई टेक्निकल एनालिसिस की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, केवल मार्केट ट्रेंड की बात शामिल करता हूँ। यदि कंपनी के रिस्पेक्टिव डेटा की तरफ चले, सितंबर तक के डेटाबेस के मुताबिक देखें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लेकर के, तो वाई के मुताबिक कंपनी में थोड़ा बहुत करके इंक्रीज करती हुई देखी गई, तो वहीं पे क्यू के मुताबिक मार्केट भी थोड़ा ही
4 करोड़ के आसपास की पॉजिटिव ऑपरेटिंग करती देखी गई। लेकिन वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अच्छी खासी ग्रोथ लेवल दर्ज करती देखी गई, तो क्यू और क्यू के मुताबिक मार्केट में गिरावट थी। और इसके मुताबिक यदि इंटरेस्ट और अदर्स ऑफ इनकम को देखें तो आप आपस में एडजस्टमेंट होने की सक्षम क्रिएट करती देखी गई। लेकिन यदि आप इनको सेल्स की ग्रोथ को देखें तो मार्केट अब चल रही थी, लेकिन मार्केट में डिक्लाइनिंग सिचुएशन आई। उसी आगे सेम डायरेक्शन के हिसाब से, चाहे वो सेल्स था चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी था, तो इसको कह सकते हैं जब पुअर सेल्स रहा है और प्रॉफिट भी पुअर ही रही है, पुअर से भी डिक्लाइनिंग रहा है। स्टॉक प्राइस में लगातार गिरावट है क्योंकि ये दोनों इनकी समांतर ही है, तो फिर ये मार्केट को भी गिरना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ऑन एवरेज 17% से ज्यादा की कमाई की सेविंग कर पाती है। अगली सिचुएशन कहती है कंपनी को लेकर के, यदि हम रिस्क फैक्टर को देखें तो करीब 3 महीने के रिस्क फैक्टर है। बैलेंस शीट में करीब 267 करोड़ के आसपास कर्ज है कंपनी के पास, फिक्स एसेट और अदर सेट्स के अलावा अदर सेट्स काफी अच्छे खासा डील करती देखी गई है। तो निवेशकों का इंटरेस्ट कहता है इस कंपनी में करीब 36,000 से ज्यादा निवेशक हैं और इस कंपनी में करीब FIDA की कोई बड़ी होल्डिंग नहीं रहा है। जबकि पीयर्स से यदि कंपेयर करते हैं, जहाँ पे पिडलाइट इंडस्ट्रीज हो, SRF फोलेंट्स इंडिया हो, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स हो, दीपक न्यूट्रिशन जैसी कंपनी शामिल है, तो वहाँ पे यदि आप पी रेशियो के मुताबिक देखते हैं तो कुछ कंपनी की रफ्तार के आगे यहाँ पे जो रेस है काफी कम कहता है, चाहे वो करंट मार्केट प्राइस को बुक वैल्यू से कंपेयर करें या इंटरेस्ट वैल्यू से कंपेयर करें, या यदि कंट्रोल का भी देखा जाए तो प्रमोटर कंट्रोल से लेकर के और FIDA की होल्डिंग में इस कंपनी की तरफ देखें तो इसमें FIDA की कोई बड़ी होल्डिंग नहीं रही थी। केबल और केबल कह सकते हैं कि प्रमोटर और आम पब्लिक के पास होल्डिंग है और मैं ऑलमोस्ट देखा जाए तो करीब 5% की कमाई करती है, जो कि बाकी कुछ कंपनियां इससे ज़्यादा अच्छी खासी करती है। इसीलिए कह सकते हैं कि SRF जैसे जो प्रोडक्टिविटीज़ हैं तो करीब 8% की कमाई करती है, तो यहाँ पे इनकी कमाई थोड़ा सा कम है। तो कमाई की परसेंटेज के रफ्तार के कंपेरिजन में जो मार्केट में भीड़ है वो नियर अबाउट द सेम का आंकड़ा कहती है। उसमें कुछ यदि पब्लिक होल्डिंग में कुछ बड़े निवेशकों की लिस्ट की चर्चा करें तो एक ऐसा सुपर इन्वेस्टर की जिक्र किया जाता है जिनके पास आज भी करीब 3.5% से ज्यादा होल्डिंग है। संगीता शाह के पास शायद ये नाम शामिल करता है। इसके अलावा कुछ और भी नाम शामिल है जिनके पास 1-2% की होल्डिंग है और कुछ कंपनी भी इसमें इन्वॉल्व देखने को मिली है। ये तो था मार्केट के स्ट्रेटजी। जबकि रिसेंटली अपडेट की तरफ चला जाए तो कंपनी ने अभी फिलहाल बोर्ड मीटिंग को लेकर अपडेट दिया था कि इनका बोर्ड मीटिंग होने वाला है और उन्होंने 5 तारीख को अपडेट दिया था कि इनका जो कानो कान खबर वाली सिचुएशन है वो उनका 11 तारीख को अर्थात कल इस कंपनी का लेकर रिजल्ट का प्रोस्पेक्टिव डेटा है। और यदि प्री रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव डेटा को तरफ चलें तो ये कह सकते हैं कि सीजन के हिसाब से इसका कारोबार कैसा हो सकता है। यदि उसको देखें तो दिसंबर में देखा जाए तो मार्केट में हमेशा इसमें गिरावट रही है। कुछ पीरियड को 2021 को छोड़ दिया जाए, 2022 में पिछले पीरियड के मुकाबले गिरावट था। सितंबर के मुकाबले जो 23 के मुकाबले 23 के दिसंबर में गिरावट दर्ज करती देखी गई। तो इसके हिसाब से देख सकते हैं करीब 250 करोड़ तक की टर्नओवर क्रिएट कर पाएगी यदि ये नंबर के हिसाब से मार्केट में इनका रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव आता है तो। इसके अलावा कंपनी कुछ देने लेने की बात को शामिल यदि करती है इनकी बिजनेस मॉडल को लेकर के, तो ये कह सकते हैं कि इनका जो स्पेशलिटीज केमिकल है उसमें कंपनी लगातार कुछ ना कुछ देती रही, जहाँ पे डिविडेंड भी देती रही, भले ही 50 पैसा दे और या फिर ना दे, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ देना एक थोड़ा सा स्वाभाविक सा सेंटिमेंट क्रिएट करती है। जबकि सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर किया जाए तो पिछले 10 सालों में तो अच्छी खासी रिटर्न भी डिमांड बढ़ी थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से 1 साल से लगातार डिमांड इनकी घटती जा रही है। लेकिन उसका भी कुछ आंकड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 2 तरह के क्वेश्चंस हमेशा होता है और क्वेश्चंस होता है जो सर टारगेट कहाँ लगाएं और किस टारगेट के लिए इसको रखें और किस टारगेट पे इसको एशल अपना बुक करें। ये 2 क्वेश्चंस हमेशा होता है, उसको भी हम एक समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि ये जो प्राइस लिस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे इनका सपोर्ट लेवल की बात काफ़ी बॉटम गया था, लेकिन यहाँ पे आके सपोर्ट लिया था। इस सपोर्ट के प्राइस की बात किया जाए तो इससे ज़्यादा गिरती है तो खैर इनके लिए चिंता की बात ये हो सकती है कि पिछले जो नियर अबाउट, इसको ये भी कह सकते हैं कि अभी ये नियर अबाउट द 52 वीक के लो के आसपास में जगह क्रिएट करती देखी गई, लेकिन टारगेट और अचीवमेंट की हम बात भी करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे कंपनी में रिस्क फैक्टर बहुत कम का आंकड़ा कहती है, रिटर्न का प्रोस्पेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा कहता है, तो वहीं पे पिछले 1 साल की यदि हम बाकी कंपनियों की आगे इसको कंपेयर करके देखें तो पिछले 1 साल में इंडो अमाइंस के अंदर करीब 8% की बिकवाली रही। तो कुछ कंपनी ऐसी रही जहाँ एक्सेल इंडस्ट्रीज है, पिडलाइट इंडस्ट्रीज की बात करें, SRF इंडस्ट्रीज की बात करें, तो ये सारी कंपनी में
अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिला, तो ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों के आगे इनमें खरीदारी रही है। क्योंकि सेंसेक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा है तो पिछले 1 साल में अच्छी खासी खरीदारी रही, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार हर जगह पे बिकवाली का प्रेशर था, उसकी वजह से हो सकता है। और आज के टाइम में यदि ट्रेंडिंग की चर्चा करें तो ट्रेंडिंग में चाहे ये दर्ज करती देखी गई, एक कंपनी जिसका प्राइस आप देखिए एक लंबी गिरावट दर्ज करती देखी गई कुछ दिनों के अंदर ही, जिसमें कि एक्सेल एक्सेल इंडस्ट्रीज की बात हो रही है। इसके अलावा यदि हम बाकी ओवरऑल कंपनी के देखें तो ओवरऑल कंपनी जो इनके पीयर्स में आती है उनके सभी ज़्यादातर कंपनी में बिकवाली का प्रेशर था, तो एसआरएफ जैसे कंपनी में कुछ खरीदारी का मौका देखने को मिला। अर्थात ये कह सकते हैं कुछ कंपनी की जो चार्ट ग्राफ रही उसमें बिकवाली था, तो कुछ कंपनी में खरीदारी भी देखने को मिली है एज अ टाइम फ्रेम को लेकर के। अब सवाल आता है कि सर टारगेट और अचीवमेंट को लेकर क्या कराएं। देखिए दोस्तों, टारगेट का मतलब होता है अपनी खुद की एक्सपेक्टेशंस, अपने कितनी परसेंट एक्सपेक्टेशन के साथ मार्केट में काम करना चाहते हैं, और उसमें यदि प्रॉफिट बनती हो तो बुक करना चाहिए, तभी तो मार्केट में कोई ना कोई बेच रहा है, यहाँ पे कोई ना कोई खरीदने के लिए भी रेडी है। पहले डिमांड और सप्लाई को घटा और बढ़ा दिया जाता है। अब आते हैं दूसरा सवाल, जो एसएल का क्या सदुपयोग करें। तो एसएल के लिए दोस्तों, जब कैपिटल ज्यादा अपने नुकसान में हो, मार्केट ट्रेंड ना पकड़ती हो, जैसे मैं फिलहाल की चर्चा करूं तो ये मार्केट देखिए, मार्केट का ट्रेंड कहता है इसको टॉन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड इसको कहते हैं, डाउन ट्रेंड के सिचुएशन में है, इस सिचुएशन इस टाइम फ्रेम के मुताबिक। और वैसे तो कंपेयर करने के लिए और ट्रेंड जानने के लिए अलग अलग टाइम जोन होता है, जैसे 5 मिनट का जान सकते हैं, घंटे का जान सकते हैं, दिन का जान सकते हैं। तो ये फिलहाल हमने डे के हिसाब से देखा, तो ये कहता है कि यहाँ पे लगातार ट्रेंड इसका डाउन ट्रेंड की तरफ इशारा देखी गई है। जैसे ही कुछ डैम बनाएगी मार्केट में इनको लेकर के सटीकता क्रिएट करेगी, तभी मार्केट में कुछ रणनीति की तरफ भाग सकता है या फिर ब्रेकआउट होने की सिचुएशन हो सकती है। अदरवाइज किसी तरह की हमारी साइड से ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं होता, क्योंकि वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइस, ओनली एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।